ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। चार की चाल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कंट्रोवर्सी की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच जारी जुबानी जंग में नए अध्याय की। जिक्र होगा यूपी में चुनावी बयार के बीच आरक्षण को लेकर शुरू हुए आर पार की लड़ाई का भी। साथ ही बात होगी कि कैसे वोट के वास्ते हर सियासी पार्टी जेंजी के रास्ते पर है और कैसे जेंजी पर डोरे डाल रही है। क्यों चीनी के बढ़ते दाम पर शुरू हो गया हिंदू मुसलमान, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बाबा रामदेव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कंगना के हमले के बाद अब स्वामी रामदेव ने पलटवार किया है। बाबा रामदेव ने कंगना रनौत पर कहा कि इस विवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये पूरा देश जानता है, मेरा योगदान क्या है ये भी पूरा देश जानता है, इसलिए ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल कंगना ने हाल ही में देश के जेंजी को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी। एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनके खुद की लाइफ पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद कंगना ने पलटवार किया था और सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को जवाब देते हुए उनके चरित्र और पुराने विवादों का जिक्र कर दिया था और इस पर अब बाबा ने एक बार फिर से कंगना पर हमला बोला है। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू। दरअसल कंगना रनौत ने पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान गटर वाला बयान देकर विवाद खड़ा किया था और उसके बाद इस विवाद में रामदेव कूदे तो कंगना उनसे भी भिड़ गई। दोनों के बीच जुबानी जंग जवानी और बेडरूम जैसे तीखे संवेदनशील शब्दों तक जा पहुंची। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भड़की हुई। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। विवाद की शुरुआत पिछले महीने कंगना के कटर वाले बयान से हुई थी। इसके बाद पिछले दिनों बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू में कंगना को लेकर टिप्पणी की। बाबा रामदेव ने कहा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवानों को और जेंजी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। उनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। अब बाबा के इस बयान पर कंगना का पारा गर्म हो गया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बाबा रामदेव पर कंगना भड़की हुई है। कंगना कह रही है, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। कोई सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत बढ़ाइए। मेरा चरित्र आपसे बेहतर है। कंगना और बाबा का ये विवाद कहां तक जाएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने सियासी पारा हाई कर दिया है। तो बाबा रामदेव ने कंगना रनौत पर हमला बोला था, तो कंगना ने भी हमला बोलने में देर नहीं की थी, पलटवार किया था। क्या कहा था आपको सुनाते हैं। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू। तो ये बाबा रामदेव का लेटेस्ट बयान सामने आया है और इस पर निश्चित तौर पर कंगना की ओर से भी पलटवार जरूर आएगा और कंगना रनौत की ओर से कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया गया है। कंगना इससे पहले भी कई मौके पर ऐसे बयान दे चुकी हैं जिनकी वजह से जबरदस्त विवाद खड़ा होता रहा है। अगस्त 2024 में उन्होंने किसान आंदोलन पर जो बयान दिया था उस पर जमकर बवाल हुआ था और कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। अगस्त 2024 में उन्होंने ऐसे ही एक और बयान दिया। किसान आंदोलन भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। कंगना के इन बयानों पर घमासान छिड़ा, सोशल मीडिया पर भी उन्हें ट्रोल किया गया। इससे पहले नवंबर 2021 में कंगना ने कहा था कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी साल 2014 में मिली। इस बयान पर भी खूब सियासत गरमाई। सितंबर 2020 में उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए मुंबई की तुलना पीओके से की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में खूब बवाल हुआ था। कंगना रनौत के घर को भी डिमोलिश किया गया था।
आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी तनाव बढ़ गया है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के संस्थापक की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात और उनकी मांगों पर गौर करने के वादे पर अब बीजेपी राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत सभी दलों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। यूपी की चुनावी फिजा में आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब आरक्षण हटाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही तो सियासी भूचाल आ गया। आरक्षण हटाओ आंदोलन की टीम ने जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस आंदोलन के संस्थापक हर्ष दुबे ने ब्रजेश पाठक को मांग पत्र भी सौंपा। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और सर्व समाज का भला हो। ये हर्ष जी ने हमें दिया है। इस पत्र को हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और 2 दिन के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ फिर बैठक होगी और पूरी बात हम फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पाठक ने आरक्षण विरोधी मोर्चे की बात आगे बढ़ाई तो उन्हीं की पार्टी से सांसद ब्रिजलाल ने कह दिया कि आरक्षण जरूरी है। मुलायम सिंह सरकार जब आई तो इन्होंने 17 जातियों को जो ओबीसी थी, इन्होंने कहा हम इनको SC ST में लाएंगे। मैं जब SC ST कमीशन का चेयरमैन था उस पर मैंने स्टैंड लिया था। एक संत कबीर नगर में DSP OBC का था, सेलेक्ट नहीं हुआ, ट्राइबल बन गए और उसके बाद DSP हो गए, मैंने उसको बर्खास्त किया था। बात निकली तो यूपी में विपक्ष ने भी ब्रजेश पाठक को घेरा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी खुलकर सामने आ गयी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। बीजेपी और उनके संगी साथी सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी आरक्षण को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में SC ST और OBC समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई नई मांग कतई भी उचित और देश हित में नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। इन सब के बीच कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण विरोधी है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए में भी सवाल उठने लगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि किसी के कहने से आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये लोग आरक्षण के विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, हमेशा आरक्षण का विरोध करता है। 2015 में मोहन जी भागवत ने भी स्पष्ट कहा था आरक्षण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के विरोध में है। वो देश के संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। आरक्षण पर संग्राम लखनऊ के 1090 चौराहे के पास भी दिखा। सवर्ण मोर्चा के सदस्यों ने हाथों में संविधान अछूत के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। मोर्चा की मांग है कि आरक्षण में संशोधन हो, साथ ही SC ST एक्ट भी खत्म किया जाए। जो ये पूरा प्रदर्शन, ये जो विरोध है, इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे पहली तो वजह ये है, इसके पीछे पहली वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ मंत्री हमारे आंदोलन को पैसा देकर और दबाव डाल के बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि हर्ष दुबे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। साफ है कि यूपी में चुनाव के पहले ही आरक्षण को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। अपने अपने हिसाब से दांव चले जा रहे हैं। विपक्ष को जहां नया चुनावी हथियार मिल गया है तो वहीं बीजेपी अपने ही घर में घिरती नजर आ रही है। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के एक वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है, जिसे लेकर अब विपक्ष बीजेपी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा रहा है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही है, तो अब सतीश महाना के इस वीडियो के जरिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं।
यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का ये वही वायरल वीडियो है जिस पर यूपी का सियासी तापमान बढ़ता दिख रहा है। वीडियो उन्नाव का बताया जा रहा है, जहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सतीश महाना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रगान भी बज रहा था, लेकिन सतीश महाना राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही मौके से चल दिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राष्ट्रगान के दौरान ही सतीश महाना मौके से निकल गए, अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और फिर समर्थकों को धन्यवाद देकर कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। लेकिन उनकी तस्वीरें वीडियो में कैद हो गईं, जिस पर यूपी का सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। सतीश महाना की इस हरकत पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और सतीश महाना के साथ साथ बीजेपी पर भी राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रगीत के नाम पर वोट लेना चाहते, भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेकर के चढ़ावा की चोरी करना चाहते। इनके सारे कृत्य धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रगान विरोधी, संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। सतीश महाना जी का वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी नेशनल एंथम होता है तो ऐसे चलना, इस तरह की वीडियोस एकदम अनुचित है। अगर कोई समस्या नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, और अगर यही वीडियो किसी और का होता तो अब तक बवाल हो जाता। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वंदे मातरम गाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लोग चल रहे थे, तो कितनों पे केस कराने वाले हैं? ये नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का टेस्ट सिर्फ विपक्ष के लोगों से, खास करके मुसलमानों से लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बना रही है। लेकिन अब बीजेपी के नेता और विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया और इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। जेनजी के नाम पर इस वक्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। देश में इन दिनों हर पार्टी का फोकस जेनजी पर है और जेनजी को देखते हुए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। जेनजी के हिसाब से मुद्दे तय किए जा रहे हैं और इस लड़ाई में सबसे फ्रंट फुट पर है बीजेपी और कांग्रेस। बीते दिनों सड़क से संसद तक जेनजी के नाम पर टकराव हुआ और अब जेनजी वोट बैंक की लामबंदी के लिए रणनीति साफ दिख रही है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में इसकी झलक दिखी। खुद पीएम मोदी, जो कि अपने हर दांव में युवाओं को तवज्जो दे रहे थे, अब उनकी पार्टी बीजेपी भी जेनजी के लिए स्पेशल टीम बना चुकी है। पीएम मोदी ने भी कल बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में युवाओं से संवाद का मंत्र दिया और आगामी चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का फॉर्मूला दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार जेनजी के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो आंदोलन का समर्थन हो या छात्रों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी। कल राहुल गांधी ने चौथी बार छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। पुणे में इस कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद किया और सरकार पर प्रहार किया। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान पीएम ने नए पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया कि वो युवाओं के साथ साथ देश की जनता से संवाद बढ़ाएं, संगठन को मजबूत करें और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। बैठक में जेनजी को लेकर बड़ा फैसला भी हुआ। पार्टी ने नई पीढ़ी के युवा यानी जेनजी को साधने के लिए जेनजी आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया है। बाकायदा एक टीम बनाई गई है जिसमें पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत कुछ और सदस्य टीम में शामिल किए गए हैं। ये सभी नेता जल्द ही जेनजी के साथ संवाद शुरू करेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। एक तरफ जब पीएम मोदी और बीजेपी ने जेनजी पर फोकस बढ़ाने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज विमेंस स्पेशल कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं को भारत की सबसे बड़ी संपत्ति करार देते हुए मनुस्मृति पर हमला बोला।
राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग लड़कियों को पिंजरे में बंद रखना चाहते हैं। मनुस्मृति की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति का माइंडसेट महिलाओं को दबाने का माइंडसेट है और हमें इसे बदलना है। Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए बयान के बाद बीजेपी के महासचिव स्मृति ईरानी ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी महिलाओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। तो देखिए, जेनजी इस वक्त सभी सियासी दलों के केंद्र में है और वजह है युवा वोट बैंक के आंकड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि 21 करोड़ से ज्यादा मतदाता 15 से 29 साल के हैं, यानी जेनजी हैं। देखा जाए तो देश में इनकी आबादी लगभग 27% है, यानी अमेरिका की आबादी के बराबर हमारे देश में सिर्फ युवा हैं। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में होने वाले हैं और यहां जेनजी के हिसाब से बिसात बिछाई जा रही है। स्कूलों के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव और सीएम योगी भी इस मामले में मुद्दे में कूद पड़े हैं। दरअसल जेनजी का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, उसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जगह जगह स्कूलों में जाकर के बीजेपी शासित राज्यों में जांच की जा रही है कि सरकारी स्कूल कैसे हैं और इन सब के बीच कई जगह विरोध प्रदर्शन ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें बच्चे यानी जन अल्फा भी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, अभिनव स्कूल वो बनाने का काम शुरू हुआ था। और शायद जिस साथी ने देखा होगा वो जानता होगा कि इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीड़ित परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर। पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना,
17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम, यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। इस बीच योगी आदित्यनाथ आज बच्चों के बीच पहुंचे। मिड डे मील से जुड़े एक कार्यक्रम में सीएम योगी बच्चों से मिले, उनसे बातचीत की और इस दौरान कुछ छात्राओं ने उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई तो सीएम योगी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट्स दी, छोटे बच्चों को गोद में लिया, कुछ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया, साथ ही बच्चों को खिलौने बांटे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंचे, बच्चों को चॉकलेट दी है, छोटे बच्चों के साथ काफी सहज नजर आए हैं सीएम। इस दौरान कुछ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर जहां मिड डे मील के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे पहले छात्राओं के साथ तस्वीरें खिंचाई। तो जेनजी के साथ सभी पार्टियां संवाद कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें पीछे नहीं हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। 2027 के चुनाव से पहले संजय सिंह और अखिलेश यादव की यह खास बैठक हुई है। यूपी में क्या गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का, इसको लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन जो 2024 का बना था राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने अलग राह पकड़ ली है, कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन फिर से पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है, बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? एक और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार की खबरें लगातार सामने आ रही है। नेताओं के बीच कड़ी बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की यह मुलाकात, नीतीश पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, मुलाकात हुई है और राजनेताओं की मुलाकात होती है तो अटकलें तेज हो जाती हैं, क्या गठबंधन की चर्चा चल रही है? देखिए, सियासत तो गर्म है, लेकिन जैसे यह तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है और चर्चाएं ये हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में एक साथ रहकर चुनाव लड़ेगी या फिर तस्वीर कुछ और होगी। आज की जो बैठक हुई है, उस बैठक की बात तो सामने आई है, लेकिन उस बैठक में कौन कौन सी बातें हुई हैं ये अभी थोड़ा बचा कर रखा गया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसमें ये आ रही है कि कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई। अब राजनीतिक चर्चाएं किस तरह की हुई, किन विषयों पर हुई और किन बिंदुओं पर हुई, इसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में इस तस्वीर को क्या एक अलग चीज को देख लेकर सामने आती है दोनों पार्टियां। अब आज की जो मुलाकात है, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये सियासी मायने आने वाले दिनों में किस तरह से हकीकत का रूप लेते हैं या कुछ और तस्वीर होती है, ये देखने वाली बात। नीतीश, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की मुलाकात हो रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक तरह से जुबानी जंग छिड़ी हुई है गठबंधन को लेकर के। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए असहज करने वाली तस्वीर हो सकती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए असहज करने वाली ये तस्वीर हो सकती है और ये तस्वीर इसलिए असहज करने वाली हो सकती है कि आम आदमी पार्टी किसी को नहीं छोड़ती है। जब कांग्रेस भी सामने होती है तो उस पर भी आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो हमलावर होते हैं। और दूसरी ओर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं बयानबाजी अपने आपस में भी करते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक और कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी को लेकर भी बोल दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी को रियल लाइफ बैटमैन बताते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में कांग्रेस नेता की तुलना मशहूर सुपर हीरो बैटमैन से की गई है। राहुल गांधी को बैटमैन कहे जाने की शुरुआत उनके एक सोशल मीडिया सेशन से हुई थी। राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने के लिए आस्क मी एनीथिंग नाम से एक पहल शुरू की थी, जिसमें छात्रों ने उनसे सवाल पूछे थे। तो राहुल गांधी जो कि लगातार छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के, और अब उनको बैटमैन बताने वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं।
इस मुद्दे पर बीजेपी ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है और कहा कि कार्टून की तरह राहुल गांधी की फोटो लगाना सही नहीं है। राहुल गांधी की छवि सुधारने की कोशिश, बेहतर करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से, और इसी कड़ी में रियल लाइफ बैटमैन राहुल गांधी को बताते हुए जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसका बीजेपी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। सुपर हीरो से तुलना की गई है। दरअसल राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर के लगातार सवाल उठाती रही है बीजेपी। ये दावा करती रही है कि उनके नेतृत्व में लगभग 100 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। और अब इन सबके बीच कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को द साइलेंट गार्जियन रियल लाइफ बैटमैन बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से छात्रों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और इन सब के बीच राहुल गांधी का पोस्टर रियल लाइफ बैटमैन बताने वाला सुपर हीरो से तुलना की गई है और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। यह तस्वीर कांग्रेस दफ्तर के बाहर की द साइलेंट गार्जियन, एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ बैटमैन की तस्वीर है। बैटमैन जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक शहर की रक्षा करता है, और यहां पर राहुल गांधी को रक्षक बताने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने राहुल गांधी को रियल लाइफ बैटमैन बताने पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस से सवाल पूछा कि उन्हें कॉमिक सीरीज के किसी कार्टून कैरेक्टर के तौर पर राहुल गांधी को दिखाना कितना सही है। देश के नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अब उनकी पार्टी एक कॉमिक सीरीज से कार्टून कैरेक्टर के आधार पर उनको दिखाए, ये कहां तक उचित है और लोग इसे किस मानसिकता से देखेंगे? क्योंकि मूलतः उन्हें बैटमैन की तरह दिखाने का मतलब है कि एक कॉमिक सीरीज के कार्टून कैरेक्टर को वो मानते हैं कि राहुल गांधी जी उस रूप से देखे जाने चाहिए। अब ये तो कांग्रेस पार्टी ही तय कर सकती है कि वो अपने नेता को कैसे दिखाना चाहते हैं और लोग कैसे इसे देखेंगे, वो समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष कह रहा है कि एथेनॉल की वजह से चीनी की कीमत बढ़ी है। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने चीनी की महंगाई को मुसलमानों से जोड़ दिया है। त्योहारी सीजन में चीनी की मिठास में कमी आ गई है। दाम तो बढ़ ही गए हैं, कुछ जगहों पर कालाबाजारी और जमाखोरी भी होने लगी है। पिछले एक महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी हो गई है। कई दुकानों पर चीनी 65 रुपए किलो तक बिक रही है। अगस्त महीने की बात करें तो 14 अगस्त को चीनी की कीमत 51.16 पैसे प्रति किलो थी, 19 अगस्त को 54.09 प्रति किलो और 20 अगस्त को 55.73 प्रति किलो और 21 अगस्त को इसकी कीमत 58.23 प्रति किलो तक पहुंच गई। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो इसे मुसलमानों से जोड़ दिया, जबकि यूपी सरकार बार बार कह रही है कि देश में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। मुसलमान ज्यादा खा रहे हैं चीनी, इसीलिए चीनी की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है, मोदी जी और योगी जी के हिसाब से। तो हमारे ख्याल से मुस्लिम लोग ज्यादा चीनी खाते होंगे, इसीलिए दाम बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है। हमने पत्र लिखा है कि ये पूरे देश में हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं, इसलिए चीनी की कोई कमी नहीं है। इस बीच चीनी के बढ़ते दामों के बीच यूपी में कई जगहों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक टीम ने चीनी के थोक और फुटकर व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी कर स्टॉक की जांच की। जांच भले ही चल रही हो, लेकिन विपक्ष को सियासी तीर चलाने से फुर्सत नहीं है। 35 लाख टन का बफर स्टॉक बताया था सरकार ने, जबकि 28 लाख का बफर स्टॉक निकला
आज की डेट में चीनी संकट के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हिंदुओं की मदद करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है, हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर दिवाली आएगी। दोनों त्योहारों में मिठाई दबा करके इस्तेमाल होती थी और मिठाई से फिर डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज से हिंदुओं को बचाने के लिए ये चीनी महंगी की गई है और मुसलमानों को चीनी खाने से रोकने के लिए, मुसलमान ज्यादा खाता है चीनी, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के खान पान को रोकने के लिए, उनको परेशान करने के लिए और हिंदुओं की डायबिटीज से बचाने के लिए किया गया है। अभी आप ये देखिए कि जो महंगाई कल तक डायन हुआ करती थी जब सरकार इनकी नहीं थी, वो इनकी सरकार में अब इनके लिए डार्लिंग बन चुकी है। साफ है कि यूपी में चीनी सियासी तौर पर तो कड़वी हो गई है। चुनाव से पहले मिठास भले ही कम लगे, लेकिन महंगाई से निजात मिलनी जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। मुजफ्फरपुर शहर के अहियारपुर थाना क्षेत्र में एक विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए 50 गाड़ियों से पहुंचे थे। कुछ गाड़ियों पर पार्टी का झंडा भी लगा था। विधायक के भाई पर आरोप है कि जमीन और आसपास के अन्य निर्माणों को जेसीबी से तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने तोड़फोड़ का वीडियो बनाया, पुलिस में शिकायत की और इस मामले में आज सुबह पुलिस की टीम विधायक के भाई की तलाश में उनके घर पर पहुंची। विधायक के घर पर रेड के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अमित रानू के मुजफ्फरपुर स्थित घर पर जांच की जा रही है। विधायक आवास पर पुलिस अधिकारियों ने जमीन के कागजातों की पड़ताल की है। एलजेपी विधायक के भाई सोनू सिंह पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इनमें जमीन कब्जाने, रंगदारी के मामले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक विधायक की भूमिका भी संदिग्ध है। इसमें जो वहाँ लोग रह रहे हैं 50 की संख्या में, तो कुछ का जो निर्माणाधीन है और कुछ का जो अंडर जो बाउंड्री किया हुआ उसको तोड़ने का ये जो कार्य किया गया था इन अपराधियों द्वारा। संगठित अपराधी है ये और कहीं ना कहीं ये भूमाफिया की तरफ इंगित करता है। प्रथम दिन जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी प्राथमिक अभियुक्त सुमित श्रीवास्तव और सोनू सिंह के विरुद्ध, और अग्रतर जांच में जो वीडियो उपलब्ध हुआ वहां से उसमें सनी सिंह और सुमित श्रीवास्तव उनकी अरेस्टिंग हुई थी। अग्रतर जांच में जो माननीय विधायक हैं उनके भाई सोनू सिंह, उनकी संलिप्तता तो स्पष्ट उजागर हुई है और विधायक जी की संलिप्तता भी इसमें आ रही है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने सर्च वारंट प्राप्त किया और आज सुबह हमारे हुआ है। वहां से स्टैम्प पेपर एक 2017 का मिला है, साइन किया हुआ, जो कि फॉर्जरी की तरफ इंगित करता है। उसमें हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक डिटेल्स, वाहन के कागजात मिले हैं, ये हम लोग साझा करेंगे आर्थिक अपराध इकाई से और उस दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। विधायक की भी संलिप्तता सामने अभी तक की तो हमारी जांच में आ रही है और इसके उनके विरुद्ध और साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल जो गैंग के अन्य सदस्य जिनका नाम प्रकाशित हुआ है उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी करेंगे और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और आप लोगों को विधायक के भाई फरार है सर? जी, जब हमारी टीम गई थी तब तक वो फरार हो चुके थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।